तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। शैंग्रीला की एपिसोड 38 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा शिमू जो होता है सीनियर हाउ माउ से कहता है कि मुझे ये बताया कि डार्क डीमन सेक्टर क्या है और यहाँ पर हमें कैसे कैसे रहना है, हमें यहाँ पर सारी डिटेल्स चाहिए होंगी। तो इसी के साथ ही हाउ माउ उनसे कहता है कि सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनना। तुम सभी लोग यहाँ पर डार्क डीमन सेक्टर में हो, जो कि एक बड़े सेक्टर की एक छोटी सी ब्रांच है। जहाँ पर एक बड़ा सेक्टर है जिसे स्काई डीमन सेक्टर कहा जाता है। हमारा जो स्काई डीमन सेक्टर है वो एक दूसरा सेक्टर जिसे विंड फायर सेक्टर कहा जाता है, और दूसरी तरफ से ये पूरे के पूरे कंट्री ऑफ जैन की पावर लेवल के बराबर ही है। तुम इसको ऐसे समझ लो कि जहां पर हमारी जो सेक्टर की पावर लेवल है इस वक्त कंट्री ऑफ जैन की पावर लेवल्स के बराबर ही है। हम लोग यहां पर एक बड़े डीमन गार्ड की पूजा करते हैं, एक बड़ा डीमन गार्ड जिसे डीमन गार्ड ऑफ ब्लैक फ्लेम्स कहा जाता है। हम लोग उसकी पूजा करते हैं, इसी वजह से इसे डार्क डीमन सेक्टर कहा जाता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही रूल है कि तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है तभी तुम लोग यहाँ पर अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो। सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ यहाँ पर रूल करती है। इस सेक्टर में ज्यादा कोई रूल्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही रूल है कि स्ट्रेंथ फॉलो करती है, और स्ट्रेंथ जो है वही तुम्हारे लिए मायने रखती है। अगर तुम यहाँ पर कमजोर हो, अगर तुम मर जाते हो तो तुम्हें कोई भी एल्डर यहाँ पर बचाने के लिए नहीं आएगा, ना ही कोई यहाँ पर तुम्हें आकर जस्टिस देने वाला है। कोई भी सीनियर कभी भी तुम्हारे पर अटैक करके तुम्हें मार सकता है, कोई वीकल तुम्हें अटैक करके मार सकता है अगर वो यहाँ पर स्ट्रांग बनना चाहता है। तो यहाँ पर कमजोर लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। तुम लोग यहाँ पर 1000 लोगों को मारना चाहते हो तो उसको मारकर टॉप के ऊपर पहुंच सकते हो, कोई एल्डर तुम्हें कुछ कहेगा भी नहीं। जितने ज्यादा लोगों को यानी जितनी ज्यादा तुम्हारे पास स्ट्रेंथ होगी उतने ज्यादा तुम्हें यहाँ पर रिसोर्सेज मिलने वाले हैं। अगर तुम्हारे पास यहाँ पर रिसोर्सेज की कमी है तो फिर तुम्हें अपने हाथों के साथ उन रिसोर्सेज को कमाना होगा। अगर दूसरों से छीनना चाहते हो तो दूसरों से रिसोर्सेज को छीन सकते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि टॉप के ऊपर पहुंच जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पर टॉप पर पहुंचने की ख्वाहिश में मर जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी सी रैंक से आगे नहीं निकल पाते, और वो लोग हमेशा के लिए यहाँ पर या तो दूसरों के गुलाम बन जाते हैं या फिर वहीं पर काम करते करते मर जाते हैं। इसी वजह से यहाँ पर डिसाइपल्स को काफी सारे लेवल्स में तकसीम किया गया है। सबसे ऊपर जो है वो सेक्टर लीडर है, उसके नीचे एल्डर्स और माउंटेन ओनर्स हैं, फिर उसके नीचे 3 रैंक्स आते हैं जिसमें ए, बी और सी रैंक आते हैं। तुम लोग न्यूबी डिसाइपल्स और तुम सभी को यहाँ पर सी रैंक दिया जाएगा। उसके बाद जो डिसाइपल्स यहाँ पर इनर सेक्टर में है उन सभी को बी रैंक दिया जाता है, और ए रैंक में वो डिसाइपल्स आते हैं जो कि यहाँ पर कोर डिसाइपल्स हैं। इसी वजह से अगर तुम लोग यहाँ पर अपने रैंक को आगे बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पर कंपटीशन सिस्टम होता है। हर 3 महीने के बाद यहाँ पर एक कंपटीशन होता है जिसमें सी रैंक के डिसाइपल जो है वो सी रैंक के डिसाइपल्स को चैलेंज करते हैं ताकि वो ज्यादा रिसोर्सेज ले सके। अगर तुम लोग कंपटीशन को जीतते हो और तुम्हारी रैंकिंग को बढ़ाने के लिए अगर तुम सी से बी रैंक में अपग्रेड करना चाहते हो तो हर साल के बाद यहाँ पर एक बड़ा मेगा कंपटीशन होता है जिसमें तुम लोग ना सिर्फ अपने रैंक यानी सी रैंक को बल्कि तुम ऊपर वाले रैंक्स को भी चैलेंज कर सकते हो। अगर एक सी रैंक का लड़का बी रैंक के लड़के को हरा देता है तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारा जो स्टेटस है वो अपडेट होकर बी रैंक हो जाएगा और उसके बाद तुम्हें ज्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे। हालांकि हम लोग यहाँ पर रूल्स को मानते नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक ऐसा रूल बनाया गया है जिसमें जितने भी नए आने वाले डिसाइपल्स हैं उन सभी को पूरे 1 साल की रिलैक्सेशन मिलती है। 1 साल में वो अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाएं और उसके बाद उन्हें यहाँ पर चैलेंजिंग सिस्टम में आना पड़ेगा, यानी कि उसके बाद उन्हें भी यहाँ पर कंपटीशन में फाइट करनी पड़ेगी। लेकिन इस 1 साल के लिए कोई भी डिसाइपल तुम्हारे पर अटैक नहीं करेगा, कोई भी सीनियर तुम्हारे पर अटैक नहीं करेगा, और ना ही तुम्हें किसी फाइट में हिस्सा लेना पड़ेगा। सभी डिसाइपल्स को यहाँ पर एक टोकन दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि इस टोकन को संभाल कर रखना, और सभी लोग सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने क्वार्टर्स की तरफ ऊपर जा रहे होते हैं। ज़ाओमिंग कहता है कि मुझे लगता है कि हम लोग आज के बाद से इसी जगह के ऊपर रहने वाले हैं और यहाँ पर कोई भी हमारी मदद करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आने वाला। तो शुक्र है कि कम से कम 1 साल के लिए तो हम लोग यहाँ पर ठीक है, 1 साल के लिए कोई भी हमें यहाँ पर मुश्किल क्रिएट नहीं करेगा। जबकि बाइशियो से कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें 1 साल का टाइम दिया गया है, यही काफी अच्छा है। 1 साल के बाद हम सभी को यहाँ पर फाइटिंग में उतरना पड़ेगा, यानी कि हमें यहाँ पर दूसरे डिसाइपल से फाइट करनी पड़ेगी। अगर अपनी जगह बनानी है इन 2000 डिसाइपल्स में जो कि सी रैंक में आते हैं उन सभी में अपनी जगह बनानी है, तो फिर उन सभी को हराकर आगे बढ़ना होगा। तो ज़ाओमिंग कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, और साथ ही वो ब्रदर शी से पूछता है कि तुम किस तरफ देख रहे हो। तो वो अपने टोकन की तरफ देख रहा होता है और कहता है मैं तो यहाँ पर इस टोकन की तरफ देख रहा हूँ कि उसने यहाँ पर सभी डिसाइपल्स को एक टोकन दिया और उसने कहा था कि इस टोकन को संभाल कर रखना ये बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि इस टोकन का मतलब क्या है। तो बाइशियो से कहता है कि इस टोकन को जितनी बार देखो ये सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल टोकन ही दिखाई देता है, हो सकता है कि इसका कोई स्पेशल मकसद हो। तो इसी के साथ हमारा शिमू से कहता है कि हाँ हो सकता है इसका कोई स्पेशल मकसद हो, लेकिन साथ ही वो पीछे की तरफ घूमकर देखता है और कहता है कि यहाँ पर हमारे साथ जब आए थे तो बहुत सारे डिसाइपल्स थे, लेकिन अब यहाँ पर कुछ ही डिसाइपल्स दिखाई दे रहे हैं, बाकी के सभी लोग कहाँ पर चले गए। तो ज़ाओमिंग भी पीछे की तरफ मुड़ता और कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि यहाँ पर रास्ते में आते हुए काफी सारी ब्रांचेस थी, कुछ डिसाइपल जो होंगे वो रास्ता भटक गए होंगे और दूसरी तरफ चले गए होंगे। जबकि हमारा बाइशियो से कहता है कि मुझे यहाँ पर समझ नहीं आ रही, ब्रदर शी वहां पर देखो क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई अटैक कर रहा है। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि एक लड़का बड़ी तेजी के साथ उनके पर अटैक कर रहा होता है, वहां पर 2 लड़कों के पर अटैक होता है, वो लोग वहीं पर गिर जाते हैं। शिमू और बाइशी दोनों वहां पर इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं और तीनों ही वहां पर एक दूसरे के साथ अपनी कमर जोड़कर खड़े हो जाते हैं, अपने आसपास देख रहे होते हैं कि वहां पर डिसाइपल जो होते हैं वो नीचे गिर रहे होते हैं। कोई बड़ी
तेजी के साथ उन सभी के ऊपर अटैक कर रहा होता है और ये तीनों वहां पर फाइटिंग मूड में आ जाते हैं और कहते हैं कोई ना कोई तो है जो यहाँ पर न्यूबीज के ऊपर अटैक कर रहा है। तुम्हारा शिमू कहता है लेकिन यहाँ पर हमें कहा गया था कि पहले साल के लिए कोई भी हमारे पर अटैक नहीं करेगा और कोई सीनियर तो बिल्कुल भी अटैक नहीं कर सकता। फिर यहाँ पर कौन हमारे पर अटैक कर रहा है? लगता है कि उसकी स्पीड काफी ज्यादा है और इसी के साथ ही वो तीनों अपने आसपास देख रहे होते हैं कि कोई ना कोई यहाँ पर उनके पास निकलेगा। तो ज़ाओ मिंग उनसे कहता है कि लगता नहीं है कि हम तीनों मिलकर भी यहाँ पर उस सीनियर का मुकाबला कर पाएंगे जो भी यहाँ पर हमारे पर अटैक कर रहा है। और बाकी सभी लोगों से भी कहता है कि सभी लोग यहाँ पर हमारे पास आ जाओ, लेकिन इसी के साथ ही वो सीनियर फिर से वहां पर से निकलता और बड़ी तेजी के साथ उनके पर अटैक कर रहा था। तो उसकी स्पीड वाकई में काफी ज्यादा आती है। तुम्हारा बायशु उसको आते हुए देख लेता है। बायशु से देखता है कि बड़ी तेजी के साथ उन्हीं की तरफ आगे बढ़ रहा था। जैसे वो उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था इसी के साथ ही ज़ाओ मिंग को दिखाता है कि वो सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसकी किक को हेड ऑन फेस करता है ताकि वो यहाँ पर बायशु और दूसरों को बचा सके। तो जैसे उसे किक पड़ती है इसी के साथ ही हमारा शिमू भागता हुआ उसके पीछे जाता है और जाकर अपनी एनर्जी को उसकी कमर के अंदर डालता है ताकि उसकी बॉडी के थ्रू से अपनी एनर्जी को चैनल करके सामने की तरफ उस सीनियर लड़के के ऊपर अटैक कर सके। तो जब वहां पर उसकी बॉडी के अंदर उसकी एनर्जी आती है तो वो सीनियर जो होता है उसकी किक भी पीछे की तरफ हट जाती है और वो जंप करते पीछे हट जाता है और कहता है यहाँ पर तो कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तुम लोग काफी ज्यादा बेहतर हो। और बड़ी तेजी के साथ साइड के ऊपर एक लड़की की तरफ आगे बढ़ता है। उसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है और वो लड़की के जैसे करीब पहुंचता है वो लड़की वहीं पर अपने हाथ को सामने की तरफ करती है और अपनी ब्लड लाइन पावर को यूज करती है जो कि शायद यहाँ पर टाइम को कंट्रोल कर सकती है। जैसी वो लड़की जो होती है वहां पर अपनी ब्लड लाइन पावर को यूज करती है तो वहां पर थोड़ी देर के लिए सब कुछ स्लो हो जाता है। इतना स्लो हो जाता है कि वो लड़का जो सीनियर जो होता है वहीं पर उसके करीब पहुंचने के बाद वहीं पर हैंग हो जाता है। तो उसके वहां पर रुक जाने के बाद वो लड़की उसी की तरफ देख रही होती है और वो सीनियर लड़का भी उसकी तरफ देख रहा होता है। लेकिन देखते ही देखते वो लड़की वहां पर से निकलकर शिमू और उसकी टीम के पास पहुंच जाती है, जबकि सीनियर जो होता है उसका पंच ग्राउंड के अंदर लैंड करता है और जल्दी से पीछे की तरफ घूमता है और उस लड़की की तरफ देखता है और उसके बाद वो खड़ा होकर हंसना शुरू कर देता है और कहता है देखो तो देखो यहाँ पर हमें क्या मिला है, यहाँ पर तो एक ब्लड वॉरियर है। तो सीनियर उनसे कहता है कि मुझे लगा था कि ग्रेट कंट्री ऑफ की से जितने लोग आए वो सारे के सारे कचरा होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये तो एक ब्लड यूजर है, ब्लड लाइन यूजर है, इसका मतलब यह है कि तुम लोग इतने भी कमजोर नहीं हो। तो वो लड़की उसे कहती है कि क्या तुम्हें पता नहीं है यहाँ पर रूल है कि हम लोग पहले साल में न्यूबी डिसाइपल्स के ऊपर अटैक नहीं कर सकते, फिर यहाँ पर तुम हमारे पर अटैक कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि असली कचरा तो तुम जो न्यूबीज से डर कर इनके पर अटैक कर रहे हो। तो ये बात सुनने के बाद सीनियर जो होता है वो आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि एक तो लड़की ऊपर से तीखा मसाला, तुम तो यहाँ पर बहुत ही तीखी बातें करती हो। यहाँ पर इस बात से डरना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पर तुम्हारी इस एक्साइटमेंट तुम्हारे इस तीखेपन से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया तो मैं तुम सभी को यहीं पर मार सकता हूँ। जबकि हमारा शिमू चलाकर उसे कहता है कि लगता है कि तुम यहाँ पर हमारी बात को इग्नोर कर रहे हो, यहाँ पर रूल है कि पहले साल में डिसाइपल्स के ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा। यहाँ पर हम लोग डिसिप्लिन कमेटी को जाकर तुम्हारे बारे में बताएंगे, हम लोग सीनियर हाउ माओ को इस बारे में बता सकते हैं। तो आगे से हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि लड़के तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन सी जगह के ऊपर हो? तुम इस वक्त डार्क डीमन सेक्टर में हो। डार्क डीमन सेक्टर में कोई रूल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ रूल करती है। अगर मैं तुम सभी न्यूबी डिसाइपल्स को यहाँ पर मार भी देता हूँ तो कोई एल्डर यहाँ पर मुझे सजा नहीं देगा, क्योंकि मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। वैसे भी यहाँ पर कोई भी एल्डर इस बात को जान भी नहीं पाएगा कि ये किसने किया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सीनियर्स हैं, कोई भी यहाँ पर आकर तुम सभी के ऊपर अटैक कर सकता है। स्पेसिफिकली यहाँ पर मेरे पर इल्जाम क्यों आएगा? और जितनी जल्दी तुम लोग इस बात को अपने जहन में बिठा लोगे तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा कि डार्क डीमन सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ ही असली रूल है। अगर तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है तभी तुम यहाँ पर सर्वाइव कर पाओगे। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 38 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये बेचारे यहाँ पर कैसी बुरी जगह के ऊपर फंस गए हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ रूल करती है।